हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। एक और वीडियो के साथ मैं प्रांकुर गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी स्पेशल और काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आया हूं बरेली, नाथ नगरी बरेली में। यहाँ पे IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ब्लड बैंक में यहाँ पे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा यहाँ के हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम से, जिनसे हम लोग जानेंगे ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान के बारे में समस्त जानकारी, जैसे कौन कौन रक्तदान कर सकता है, इसके शरीर को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और भी बहुत कुछ। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बरेली वालों यानी नाथ नगरी वालों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार कमेंट करके अपनी अटेंडेंस ज़रूर दीजिए। शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो से, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अब बरेली में हमारे ब्लड बैंक में डायरेक्टर मैम डॉक्टर अंजू उपल जी से। ओवर टू यू मैम, थोड़ा अपने बारे में बताइए मैम। थैंक यू प्रांकुर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए हैं और इस तरह की जो डोनेशन से रिलेटेड बातें हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो हम जनरल पब्लिक पर पहुंचाएंगे। मैं डॉक्टर अंजू उपल IMA ब्लड सेंटर बरेली की डायरेक्टर हूँ। बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। मैम सबसे पहला मेरा सवाल है जो जनरली हम लोग का रहता है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार रक्तदान कर रहा है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, या मतलब आप बेसिकली सबसे पहला रहता है कि रक्तदान आखिर है क्या, और पहली बार अगर कोई व्यक्ति रक्तदान कर रहा है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, एक औसतन एडल्ट आदमी में करीब 5 लीटर रक्त होता है, और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन होती है 120 दिन। 120 दिन में वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो जो चीज़ खराब हो रही है क्यों ना किसी से बांट लिया जाए। रक्त एक ऐसी चीज़ है जो कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होती, आपको कोई फैक्ट्री में नहीं बनेगी, कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। इट हैज़ टू सर्कुलेट। जैसे वेन में रक्त धमनियों में दौड़ता है, तो आप एक दूसरे को देंगे तभी उसकी पूर्ति हो सकती है। ऐसे तमाम मरीज हैं जिनमें कभी रक्तस्राव हुआ है या किसी कारण से रक्त की कमी है, कैंसर के मरीज हैं, डायलिसिस है, रोड एक्सीडेंट हुआ, डिलीवरी हुई, छोटे न्यूबॉर्न बेबीज में एनीमिया हुआ है। तमाम चीजें हैं जिसमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। और ये रक्त कहाँ से आएगा? ये किसी दूसरे इंसान को ही देना पड़ेगा। तो रक्तदान, जैसे मैंने बताया, हमारे शरीर में करीब 5 लीटर रक्त होता है, जिसमें से हम 350 या 450 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो उसकी पूर्ति आपके शरीर में बहुत जल्द हो जाती है। आप आराम से 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकते हैं। एक और सवाल मैम ये रहता है कि ब्लड डोनेशन कौन कौन कर सकता है, या किस एज ग्रुप का, या उसका हेल्दी होना, कितना हेल्दी होना आवश्यक है, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए प्लीज। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 18 से 60 साल की उम्र तक रक्तदान कर सकता है। इसके लिए उसका वजन 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। हम लोग महिलाओं का 50 किलो से ऊपर लेते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है कि उसकी रक्त की कितना पैरामीटर है, वो 12.5 ग्राम या उससे ऊपर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, तो उसमें आप रक्तदान कर सकते हैं। इसके बाद मैम एक सवाल ये बहुत कॉमन आता है कि यार मुझे तो डायबिटीज है, मैं कर सकता हूँ नहीं ब्लड कर सकता हूँ, मैं अंडरवेट हो गया हूँ, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो मैम वो क्या पैरामीटर्स हैं, या कैसे इंडिविजुअल्स हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? वजन जैसे मैंने बता दिया, 45 किलो से ऊपर। प्रेगनेंसी में जो लेडीज हैं प्रेगनेंसी में नहीं कर सकती, या प्रेगनेंसी के बाद 1 साल तक, जब तक वो लैक्टेशन पीरियड में रहती है या बच्चों को दूध पिलाती हैं, तब तक नहीं डोनेट कर सकती। जो आम बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है आपका, आप डोनेट कर सकते हैं। डायबिटीज जो दवाएं लेते हैं, ओरल मेडिकेशन में है, वो डोनेट कर सकते हैं। इंसुलिन पे जो रहते हैं उनका हम रक्तदान नहीं कर सकते। किसी भी किस्म का हृदय रोग है, एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, एंजाइना पेन होते हैं, उनका हम रक्तदान नहीं कराते हैं। इसी तरह से एस्थमा है, थायराइड है, जो कंट्रोल में रहते हैं, उन लोग ब्लड दे सकते हैं। एस्थमा में जिनको डेली स्टेरॉइड लेना है या बहुत एक्यूट सिम्टम्स होते हैं,
उनका हम नहीं लेते हैं। ये कॉमन बीमारियां हैं। बाकी जिसको एपिलेप्सी फिट आते हैं वो नहीं दे सकते। तमाम किस्म के टीके लगते हैं, कुत्ता काटा है, टेटनस है, किसी में 14 दिन का डेफरल पीरियड है, किसी में 6 हफ्ते का है। वायरल इन्फेक्शन होते हैं, चिकन पॉक्स हुआ है तो ठीक होने के 1 हफ्ते बाद तक आप नहीं दे सकते। इस तरह से पैरामीटर्स हैं जो हम लोग फॉर्म में लिखे होते हैं, और जो डोनर आता है फॉर्म भरते टाइम वो देख के हम उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन अब ये भी आता है कि जैसे सपोज मैंने ब्लड डोनेशन कर दिया तो उसके बाद ये मिथ है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, या मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है ब्लड डोनेशन करने के बाद? कमजोरी की बात रही तो मैंने अभी बताया कि औसतन 5 लीटर खून है, उसमें से मात्र 350 निकलेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, आप किसी को जीवन दान दे रहे हैं। कमजोरी बिल्कुल नहीं आती। इस बात का हम जरूर ध्यान रखते हैं कि वो खाली पेट ना हो, उसने कुछ खाया हुआ हो, और रक्तदान से पहले 1 गिलास पानी पिलाते हैं। रक्तदान के बाद उसको हम एक रिफ्रेशमेंट देते हैं, रेस्ट कराते हैं, और कुछ हिदायतें देते हैं। जैसे यंग बच्चे आते हैं तो बोल देते हैं आज अब जिम नहीं जाना, या जो लेबर क्लास है ज्यादा वजन उठाते हैं कि आज अब वजन ना उठाएं। स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए मना करते हैं, और इतना कहते हैं कि आज के दिन में आप ज्यादा तरल पदार्थ लें, पानी हो, जूस हो, दूध, चाय, कुछ भी, थोड़ा फ्लूइड बैलेंस शरीर में बना रहे, और उसके अलावा ऐसे कोई खास देखभाल की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच मैम। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा रहता है कि रक्तदान को लेके मैम बहुत तरीके की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारे शरीर में ये कमी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो उन भ्रांतियों के बारे में थोड़ा हमें बताएं और थोड़ा प्रकाश डालें उस पर प्लीज़। देखिए, जो आम भ्रांतियां हैं, सबसे पहले तो यही है कि मुझे कमजोरी आ जाएगी। दूसरा, आदमी सोचता है मैं क्यों करूं रक्तदान, उसके परिवार के लोग करें। पर जब किसी को ज्यादा यूनिट की जरूरत होती है तो इतना परिवार के सदस्य किसी के पास नहीं होते। कभी इमरजेंसी होती है कि बच्चे के माता पिता उसको लेकर आए हैं अस्पताल में, और वो गांव से आए हैं, उनका अपना वजन कम है, या थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हमारे यहाँ इतने रजिस्टर्ड बच्चे हैं जिनको हम हर महीने ब्लड देते हैं, तो ये सब ब्लड कहाँ से आएगा? कोई आके स्वैच्छिक रक्तदान करेगा तभी ये ब्लड आएगा। और कमजोरी बिल्कुल नहीं आती है। आपको मैंने बताया किस तरह से हम फ्लूइड रिप्लेनिश कर देते हैं उससे जो कलेक्ट करा है। उसके बाद एक आम भ्रांति है, खासकर थोड़े जो कम पढ़े लिखे लोग हैं गांव में, कि नपुंसकता आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नपुंसक होने का रक्तदान करने से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फिर लोगों को लगता है मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये बता दें कि जो रक्तदान से पहले जांच होती है उसके लिए हम एक नई सुई हर डोनर के लिए यूज करते हैं, और जो ब्लड डोनेशन के बैग्स होते हैं वो वहीं पे उनकी सील खोल के फ्रेश बैग निकालते हैं, तो एक दूसरे को सुई नहीं लगती है कि हम सोचे कि इन्फेक्शन हो जाएगा। इस बहाने आपकी कुछ जांचें होती हैं। सबसे अच्छा लगता है एक आत्मसंतुष्टि की फीलिंग कि आज मैंने महादान करा है, आपकी वजह से किसी को जीवन मिल रहा है। तो आपकी अपनी जो हम लोग जांचें करते हैं उसके बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे, तो वो भी जांच हो जाती है। और जब रक्त निकलता है शरीर से तो जो हमारी बोन मैरो होती है या अस्थि मज्जा जहां से ये सेल्स बनते हैं वो उत्तेजित होती है कि अब मुझे नए सेल बनाने, आपके वो सेल निकले और शरीर में नया खून बना। तो ये तो फायदे ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है इससे। थैंक यू सो मच मैम रक्तदान के बारे में इतना डिटेल से और इतना समझाने के लिए। और ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक रहेगा, बट इस वीडियो के पार्ट 2 में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक आइडियल रक्तदान का प्रोसीजर कैसे होता है। उसके लिए हम IIM बरेली में हैं अभी, और यहीं पे ब्लड बैंक में हम ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, अगर आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं तो किस तरीके से वो प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है पहले, फिर आपके खून की जांच होती है, वो सब कैसे होता है, उसके बारे में आपको इसके पार्ट 2 में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।